हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत भी हम लोग पहुँचे कहाँ थे। हम लोग पहुँचे थे कि पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। जैसे हम लोगों ने देखा था जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है और ऊर्जा घटक होता है। तो उसी के आधार पे हम लोग एक एक घटकों के बारे में और उनके घटक के अंतर्गत जो उप घटक शामिल हैं उनका भी अध्ययन यहाँ पे देखा जाएगा। तो जो पहला घटक है वो जीवीय घटक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए और उनकी वृद्धि करने के लिए, अपनी वृद्धि विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। जो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पेड़ पौधे जो हैं, हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करके इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवधारियों में ऊर्जा का तल भिन्न भिन्न होता है। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो एक होता है स्वयंपोषी। हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, उसमें देखा था कि स्वयंपोषी और विषमपोषी देखा था हम लोगों ने। इस शब्द से अपरिचित नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ या स्वयंपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो स्वयंपोषी के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। दूसरे जीवधारी जो भोजन के लिए सदैव दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। सभी जैविक घटक या जीवीय घटक पारस्परिक भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के जीवीय घटक 3 होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटक जो होते हैं वो होते हैं 3। पहला उत्पादक। अब उत्पादक के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को पर्णहरिम, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है, उसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधे में एकत्रित होता रहता है। तो जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है, वह पौधों में एकत्रित होता रहता है भोजन के रूप में और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधों में संचित जो भोज्य पदार्थ हैं उसको
संपूर्ण जीव जगत के जो प्राणी है, संपूर्ण जीव जगत है जो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंतर्गत पौधों के अंदर जो भोजन संचित है उसको ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी कारण से उन्हें प्राथमिक या उन पौधों को प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसी कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक नाम माना जाता है। तो इसी कारण उन्हें प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इसका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। कुछ पारिस्थितिकीय तंत्र में प्राथमिक उत्पादक नीचे दिए जा रहे हैं। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, जैसे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल आएंगे। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत जो प्राथमिक उत्पादक है वो शैवाल होंगे, और वन पारिस्थितिकीय तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होंगे वो बड़े वृक्ष होंगे, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे होंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकीय तंत्र, अगर घास पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो पारिस्थितिकी उत्पादक होंगे वो विभिन्न प्रकार के घास, जंगली छोटे शाकीय पौधे आएंगे। और वहीं फसल पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो उपस्थित फसल के पौधे आते हैं। अब दूसरा जो है वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर है। इसके अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग करके या अन्य जीवधारियों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाते हैं, उसे उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे शाकीय पौधों, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। तो पेड़ पौधे और शाक जैसे चीज़ों को खाने वाले जीवों को शाकाहारी कहते हैं, और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीवों को मांसाहारी कहते हैं। इस प्रकार सभी उपभोक्ता में परपोषी गुण पाया जाता है। तो सभी उपभोक्ता में परपोषी गुण पाया जाता है। जो उपभोक्ता होते हैं उनमें परपोषी गुण पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी उपभोक्ता जो हैं वो अपनी भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो चाहे क्या हो, वो चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। शाकाहारी होंगे तो भी वो दूसरे जीव पर आधारित हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधों से अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और या तो मांसाहारी हैं तो भी वो दूसरे जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं। तो इसलिए जो उपभोक्ता होते हैं वो उपभोक्ता हमेशा परपोषी ही होते हैं। उपभोक्ता जो हैं, उपभोक्ता जंतु पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिनके द्वारा इनके शरीर में नए ऊतकों व कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार जंतुओं में भी उत्पादन की क्रिया होती है। तो जंतुओं में भी उत्पादन की क्रिया होती है। हम लोग कह रहे हैं कि उत्पादक जो होता है वो क्या होता है, वो पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो जंतुओं में भी कुछ हद तक उत्पादन की प्रक्रिया होती रहती हैं। इसी कारण इस विचारधारा के आधार पर हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। उपभोक्ता जो हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जो प्रकार होते हैं उसमें पहला जो है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जो हरे पेड़ पौधे हैं
उनके द्वारा भोजन तैयार करने वाले जीवधारी आते हैं। जो जीवधारी हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाते हैं या प्राथमिक उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के उदाहरण हैं। अब बात करें हम लोग द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों को खाकर, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा शाकाहारी कुछ जीवों का नाम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इन शाकाहारियों को खाकर इन शाकाहारियों को खाकर जो जीव अपना भोजन तैयार करते हैं, अपने भोजन के लिए इन पर आश्रित होते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों या फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर, हमने देखा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी ही आते हैं, तो ये वो शाकाहारियों को खाकर या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो आप देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत जो जीवधारी होते हैं वो आमतौर पे मांसाहारी ही होते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डे को मेंढक द्वारा खाया जाता है। शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा, शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाता है। चूहे को बिल्ली द्वारा खाया जाता है। हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना इसके उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में क्रमशः मेंढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली, छिपकली तथा भेड़िया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं बॉक्स के अंतर्गत, उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो अब आ गया है उसका नंबर। अगर बात करें तो एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो वो है जलीय अपघटन। जलीय अपघटन के द्वारा एटीपी ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो 90%। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? वो भी बनेगा उल्टा। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तक लेते हैं? तो 10%। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिटस कहा जाता है मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है हेमियोस्टैटिस।
होम्योस्टैटिस कहा जाता है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की जो क्षमता है उसे होम्योस्टैटिस कहा जाता है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी में वायुमंडल को नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में। हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है धान का पौधा। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में किसी भी एक का अभाव कारण बनता है तो अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। अब अगले उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हम लोगों ने देख लिया, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता देख लिया, अब देख रहे हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें हम लोग तो मेंढक का सांप द्वारा तथा छिपकलियों का चिड़िया द्वारा खाया जाना। इसमें सांप, चिड़िया तथा बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। अगली जो बारी आती है वो है उच्च मांसाहारी। इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को खा सकते हैं परंतु उन्हें कोई भी जंतु खा नहीं सकता है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, जगुआर, लोमड़ी आदि। ये उच्च मांसाहारी होते हैं। ये सभी मांसाहारियों को या शाकाहारियों को खा जाते हैं लेकिन इनको कोई नहीं खाता। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता व उच्च मांसाहारी आते हैं। तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अलावा उच्च मांसाहारी के सम्मिलित रूप को हम प्रीडेटर्स कह सकते हैं। तो कुल मिला के प्रीडेटर्स किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो प्रीडेटर्स के अंतर्गत द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी को शामिल किया जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है अपघटनकर्ता। ये वे जीवीय घटक हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर पर अपघटन करते हैं। तो मृत्यु के पश्चात उनके शरीर पर जाके उस मृत शरीर का अपघटन करते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल एवं पृथ्वी में मुक्त हो जाते हैं। पौधे इन्हें ले लेते हैं और इससे भोजन व शरीर का निर्माण करते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक, इसके अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं।
ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवीय घटक हैं, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करते हैं, पुनः वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाता है। तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैवीय घटकों के अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन जो कार्बनिक तत्व होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पादक और उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, अपघटक इन कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके फिर से वायुमंडल में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? अपघटनकर्ताओं के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक हैं, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्व जो कि उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर के निर्माण करते हैं, पुनः वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाते हैं। अगर ये न होंगे तो तत्वों का चक्रीयकरण रुक जाएगा। तो क्या होगा कि जो तत्व हैं, कार्बनिक तत्व हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, उनके शरीर का निर्माण होता है, वो कार्बनिक तत्व जो है वो मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। जैसे सड़ेंगे गलेंगे नहीं, क्या होगा? सड़ेगा गलेगा नहीं। कोई जीव अगर मर जाता है, जैसे गाय कहीं मर गई, तो वो उसी अवस्था में पृथ्वी पर कहीं न कहीं पड़ी रहेगी। वो सड़ गल के न तो मिट्टी में मिलेगी, न तो उसके पदार्थ जो हैं वो वायुमंडल में विलीन होंगे। वो जस का तस पृथ्वी पर वैसे ही पड़ा रहेगा। पेड़ पौधा कोई कट के गिर गया है, मृत हो गया है, तो वो क्या होगा, वैसे ही जैसे जो पत्तियां गिर रही हैं तो उसको अपघटनकर्ताओं द्वारा अपघटित करके मृदा में सड़ा गला के उससे ह्यूमस का निर्माण कर लिया जाता है, जिससे मृदा उपजाऊ हो जाती है। अगर ये अपघटनकर्ता नहीं होंगे तो जब पत्तियां खेत में गिरेंगी तो वो सड़ेंगी गलेंगी नहीं, जस के तस जहाँ रहेंगी वहाँ पर बनी रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो तत्वों का चक्रीकरण होता है वो रुक जाता है। तो तत्वों का चक्रीयकरण रुक जाता है। अगर ये न होंगे तो तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अब बात करते हैं अजीव घटक अबायोटिक कंपोनेंट्स की। हम लोगों ने जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स को देख लिया। अब बात करते हैं अजैविक घटक या अजीवीय घटक या अबायोटिक कंपोनेंट्स की। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीवीय घटक को कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक एवं भौतिक 3 घटकों में बांटा जाता है। बात करते हैं कार्बनिक घटक की। इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि वायु की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन तथा अमोनिया आदि सम्मिलित हैं। बात करें कार्बनिक घटक की, तो इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और इसकी अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस आदि आते हैं। तो ये सब कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवकों व जीवाणुओं द्वारा होती है। इसके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग कार्बनिक रूप में परिणित हो जाता है। ये पदार्थ पुनः हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए रहते हैं। अकार्बनिक एवं कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीव पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं।
अब बात करते हैं भौतिक घटक की। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायुवीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आते हैं। इस भौतिक घटकों में सूर्य ऊर्जा मुख्य स्रोत है, जो हरे पौधों के पर्णहरिम द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ली जाती हैं। पौधे इस ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है। यही वह ऊर्जा है जो संपूर्ण जीवीय समुदायों में बहती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब ये तो कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला होता है। जो हम लोगों ने पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो है उसके बारे में देखेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता रहता है। तो ये होता है खाद्य श्रृंखला। प्राथमिक उत्पाद जैसे हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये सभी आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। तो प्राथमिक उत्पाद जैसे हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा था पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक, उनमें जितने भी शामिल है घटक वो सभी मिलकर क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वो जैसे जो उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, अपघटन करता है, ये सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। हमने देखा कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता खाते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, जिसे उच्च मांसाहारी कहते हैं। उनको कोई नहीं खाता तो वो एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते हैं और इनसे होते हुए चक्र में घूमते रहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को बॉक्स में दिए गए क्रम के तौर पर दर्शाया जा सकता है। तो ये बॉक्स यहाँ पे नहीं लिया गया है। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम कैसा होता है, तो उसमें पहले तो उत्पादक आएगा। एक तालाब की बात करें तो उसमें पहले उत्पादक आएगा, तो उत्पादक के बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आएंगे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या करेंगे, उत्पादक को खाएंगे। उसके बाद आएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या करेंगे, इनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाएंगे। इसके बाद आएंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाएंगे और अंत में आता है उच्च मांसाहारी, तो ये सभी को खाएगा, सभी को खाएगा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाएगा, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भी खाएगा और इसको कोई और नहीं खा सकता है। इसके अलावा शैवाल, जलीय पिस्पू, ये भी उसी तरह से क्रम है। जैसे उत्पादक है, उत्पादक जो है शैवाल है और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है जलीय
पिस्पू है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है जो मछली छोटी मछली है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है बड़ी मछली है। उसके बाद अंतिम में जो उच्च मांसाहारी है वो बगुला, बत्तख, सारस हैं। तो बगुला, बत्तख, सारस जो पानी में बात करें, पानी में रहने वाली जीवों को, उनको मनुष्य तो खाएगा, हम लोग पानी में रहने वाले जीवों की बात कर रहे हैं, तो इनको कोई नहीं खाएगा। मछली बगुला को नहीं खाएगी, इसके अलावा छोटी मछली बगुला को नहीं खाएगी, जलीय पिस्पू बगुला को नहीं खाएगी। तो पानी में रहने वाले जीवों की बात करें तो बगुला, बत्तख, सारस जो हैं इनको कोई नहीं खाएगा, तो ये उच्च मांसाहारी हैं। तो ऊपर जो दिया गया है ये वाला लाइन, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो उत्पादक हैं वो इसके अंतर्गत शैवाल आएंगे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो हैं जलीय पिस्पू आएंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत मछली आएंगी क्योंकि मछली पिस्पू को खाएंगी। और जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं इसके अंतर्गत बड़ी मछली आएगी क्योंकि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाएगी। उसके बाद उच्च मांसाहारी में आएगा बगुला, बत्तख और सारस, क्योंकि ये खाएगा बड़ी मछली को भी, छोटी मछली को भी और जलीय पिस्पू को भी खा सकता है। इसके बाद हरे पेड़ पौधे जो हैं वे क्या हैं, ये प्राथमिक, ये क्या है, उत्पादक हैं। इसी को देखिएगा, ये इसी के क्रम में देखिएगा, ऊपर वाला जो है वो क्रम है। तो हरे पौधे जो हैं उत्पादक होंगे, कीड़े मकोड़े प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, मेढक जो होंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, सांप क्या होंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, बगुला, सारस जो हैं वो उच्च मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम। हम लोगों ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का देखा था पिछला अध्ययन। अब इसमें घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसमें घास जो है उत्पादक होगा। पहला जो क्रम हम लोगों ने देखा था वो कीड़ा जो है प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, चिड़िया द्वितीयक उपभोक्ता, चिड़िया व मेढक। इसके बाद बाज, पक्षी, सांप, ये सब जो होंगे वो क्या होंगे, फिर से देखते हैं कि जो घास है वो उत्पादक होगा। कीड़े मकोड़े और टिड्डे जो होंगे वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। चिड़िया व मेढक द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होगा। बाज, पक्षी व सांप तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होगा। और गिद्ध जो होगा उच्च मांसाहारी होगा, वो मेढक भी खाएगा, पक्षी भी खाएगा, सांप भी खाएगा, चिड़िया को नहीं खाएगा। ये होगा क्रम कि कहाँ पे, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम कैसे होगा। इसमें भी जो उत्पादक है वो क्या होगा, शाकीय पौधे। उत्पादक कौन होगा, शाकीय पौधा होगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता चूहा और गिलहरी आदि होंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो होगा वो होगा बिल्ली होगा। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जंगली कुत्ता होगा, ये होगा जंगली कुत्ता। आगे बात करें तो झाड़ियाँ क्या होंगी, उत्पादक होंगी। खरगोश प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होगा। भेड़िया, लकड़भग्गा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। शेर और चीता तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, या फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अगर नहीं उपस्थित हैं तो उच्च मांसाहारी होगा। इसी तरह वृक्ष भी होगा, वृक्ष प्रथम श्रेणी के, ये उत्पादक होगा। और बंदर, लंगूर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तेंदुआ जो है यहाँ पे उच्च मांसाहारी होगा क्योंकि ये तेंदुआ बंदर और लंगूर आदि को खाएगा और बंदर लंगूर वृक्षों को खाएंगे। अब खाद्य श्रृंखला के प्रकार, अब देखेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला को निम्नलिखित 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है, चारण खाद्य श्रृंखला तथा अपघटक खाद्य श्रृंखला। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपभोग करते हैं, खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे घास, टिड्डा, बाज, ये चारण खाद्य श्रृंखला के वो हैं, उदाहरण हैं। अपघटन खाद्य श्रृंखला की बात करें तो अपघटन खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचते हैं। जैसे कचरा, कीट, छोटी मकड़ियाँ, ये मांसभक्षी होते हैं। उल्लेखनीय है कि उथले समुद्र के जीवों के समुदाय
में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल। भोजन के दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो हैं, जैसे पेड़, जैसे पौधे, और उसके बाद उपभोक्ता जैसे जंतु, अपघटक जैसे कवक व जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला हमने देखा था, जैसे जल पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला थी वो अलग था, स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला जो अलग थी, लेकिन जल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, घास पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, जल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, सभी की खाद्य श्रृंखलाओं को मिला देते हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है ये संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों में प्रवाहित होता है। अब ये तो कंप्लीट होता है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा जैव संचयन तथा जैव आवर्धन है। बायो अकुमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जैव संचयन तथा जैव आवर्धन। सबसे पहले हम लोग बात करें जैव संचयन की, बायो अकुमुलेशन की। तो किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो किसी भी जीव में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनके एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। हानिकारक पदार्थ को हम लोग किससे समझ सकते हैं? जैसे प्रदूषण से, हानिकारक पदार्थों को प्रदूषण से हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर हानिकारक पदार्थ के बदले यहाँ पे हम लोग प्रदूषक शब्द की बात करें, प्रदूषक, तो हम कह सकते हैं कि किसी जीव में प्रदूषक के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। प्रदूषक किसे कहते हैं? तो प्रदूषण के निर्माण में सहायक तत्वों को प्रदूषक कहते हैं। तो जिन तत्वों या पदार्थों या गैसों के द्वारा प्रदूषण संपन्न होता है, प्रदूषण होता है, उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। तो किसी जीव में प्रदूषक के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। इसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण क्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्च उपभोक्ता में संग्रहित विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि एक मछली है, मान लेते हैं कि एक क्या है, ये एक मछली है और ये कोई भी प्रदूषक पदार्थ का वो उपभोग करती है। जैसे कि घास है, घास में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण है, घास में कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण है। जैसे घास में डीडीटी का प्रयोग हम लोगों ने किया, डीडीटी का प्रयोग किया और ये मछली क्या करेगी, उस घास का उपभोग करेगी, घास को खाएगी। तो एक जैसे ये घास है, ये घास है, तो सभी घास में इसमें भी और इसमें भी डीडीटी की मात्रा होगी। तो जो मछली है वो कई घास का उपभोग करेगी, तो उसके शरीर में क्या होगा, ये जो डीडीटी है वो संग्रहित होगा। कुछ तो डीडीटी वो अपघटन हो जाएगा, शरीर के अंतर्गत पचेगा और किसी न किसी तरह से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ डीडीटी होगा जो वो क्या होगा, इसके शरीर में संग्रहित हो जाएगा।
तो कुछ समय बाद ये मछली और बड़ी होगी, तो पहले तो 3 घास खाएगी, और बड़ी होगी तो मान लीजिए 5 घास खाएगी। तो जो पहले डीडीटी का संग्रहित हो रहा था इसके शरीर में, जितनी मात्रा में संग्रहित हो रही थी, उससे अब अधिक मात्रा में 5 की संख्या में इसके अंतर्गत डीडीटी, क्योंकि ये 5 घास अब खाएगी, तो पांचों घासों में जो डीडीटी होगा इसके अंतर्गत, इसके अंदर जाएगा और संग्रहित होगा। पहले तो 3, मान लीजिए कि इससे भी छोटी है तो 1 घास खाएगी, तो इसमें थोड़ा बहुत डीडीटी की मात्रा इसके अंतर्गत संग्रहित होगा, मछली के अंदर संग्रहित होगा। और उससे बड़ी होगी तो मान लीजिए 2 घास खाएगी, तो अब 2 घासों में जितना डीडीटी संग्रहित है वो मछली के पेट के अंदर जाएगा और संग्रहित होगा। और बड़ी होगी तो और ज़्यादा घास खाएगी, तो और ज़्यादा डीडीटी इसके अंदर संग्रहित होगा। तो इसी को कहा जा रहा है जैव संचयन। इसके अंदर जो प्रदूषक पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो डीडीटी है वो हानिकारक पदार्थ हैं, तो किसी भी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जा रहा है। तो जो एकत्रीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, जो एकत्रीकरण हो रहा है किसका, हानिकारक पदार्थों का या फिर प्रदूषकों या हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा है किसी भी जीव के अंदर, तो उसी को कहा जाता है जैव संचयन, बायो अकुमुलेशन। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन है, बायो अकुमुलेशन कहा जाता है। तो जो जीव है, जो मछली है, वो एक जीव है, उसके अंदर हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी का एकत्रीकरण हो रहा है घासों को खाने से, तो उसको जैव संचयन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है या जैव संचयन कहा जाता है। इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जैव संचयन किसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण, अनिम्नीकरण किसको कहते हैं, अनिम्नीकरण का मतलब होता है जिसको, जैसे अपघटन जो होते हैं, अपघटनकर्ता जो होते हैं, जो पर्यावरण में अपघटक होते हैं, उसके द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, अपेक्षाकृत बहुत लेट से उसका अपघटन किया जाएगा। जैसे पॉलीथीन होता है, तो पॉलीथीन कहाँ अपघटित होता है, जैसे कोई जीव है मर गया, जैसे पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो कुछ दिन बाद सड़ के ख़त्म हो जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा, उसका निम्नीकरण हो जाएगा, उसका वो डिग्रेडेबल है। तो लेकिन जो पॉलीथीन है वो डिग्रेडेबल कहाँ है, उसका अनिम्नीकरण नहीं हो पाएगा, उसका अपघटन, एक तरह से आप लोकल भाषा में समझ लीजिए कि अनिम्नीकरण का मतलब अपघटित होना है, अपघटन नहीं हो पाएगा, उसको तोड़ फोड़ कर पुनः मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता या पुनः वातावरण में नहीं मिलाया जा सकता, और मिलाया भी जा सकता है कुछ जो अनिम्नीकरण पदार्थ जो होंगे मिलाया भी जा सकता है, तो अपेक्षाकृत बहुत लेट, बहुत धीमी प्रक्रिया से वो ऐसा किया जा सकता है, लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो ये होता है अनिम्नीकरण, जिनको अपघटित नहीं किया जाएगा, अपघटनकर्ताओं द्वारा जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता है, जिनको सड़ाया, एक तरह से लोकल भाषा में समझ लीजिए कि जो नहीं सड़ पाए, जल्दी समाप्त न हो पाए, वातावरण में वो लंबे समय तक मौजूद हो और वातावरण को प्रदूषित करे, किसी भी चीज़ को जहाँ मौजूद हो, मृदा में मौजूद हो तो मृदा को दूषित करें, वातावरण में मौजूद हो तो वातावरण को दूषित करें। ये क्या है, अनिम्नीकरण। जिनका निम्नीकरण नहीं हो पाएगा वो अनिम्नीकरण है, जिनका अपघटन नहीं हो पाएगा, जो सड़ नहीं पाएगा, वो अनिम्नीकृत होते हैं, वो अनिम्नीकृत होते हैं। तो इनकी क्रिया जो होती है अनिम्नीकरण प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्च उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। तो अनिम्नीकरण क्रिया के द्वारा ही अगले रूप में जाते हैं, क्योंकि अगर ये निम्नीकृत हो पाते, ये अपघटित हो पाते, तो जो घास में डीडीटी पड़ता है वो डीडीटी घास में ही अपघटित हो जाते, घास में ही खत्म हो जाते, अपघटित हो जाते, उनका निम्नीकरण हो जाता। लेकिन निम्नीकरण इनका बहुत धीमी प्रक्रिया से हो रहा है, ये बच जा रहे हैं कुछ मात्रा में, ये बच जा रहे हैं, इसके वजह से ही तो अगले पोषण में जा रहे हैं। मछली घास को खा रही है तो मछली में डीडीटी बच जा रहा है, इसलिए मछली खा रही तो मछली में पहुंच रहा है। तो ये अनिम्नीकरण ही तो है। अनिम्नीकरण के तहत
ये घास में जो डीडीटी है इसको निम्नीकरण नहीं किया जा रहा है, इसको अपघटित करके समाप्त नहीं किया जा रहा है, अपघटित नहीं हो पा रहे हैं, अपघटनकर्ताओं द्वारा इसको अपघटित नहीं कर पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, उसमें उपस्थित है, उसमें बना हुआ है घास में, क्या, डीडीटी। डीडीटी घास में बना हुआ है, अपघटित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो अगली पीढ़ी में अगला जो खाद्य श्रृंखला का अगला चेन है उसमें जा रहा है। तो ये अनिम्नीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में क्या होती है, संग्रहित, विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। ध्यातव्य है कि अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से हैं जो जीवधारियों के भीतर अपचायित नहीं हो पाते, जो जीवधारियों के भीतर पच नहीं पाते हैं, बने रहते हैं। क्या होते हैं, पच नहीं पाते, बने रहते हैं। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन डीडीटी, जिसकी बात हमने किया, डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन डीडीटी आदि। ज्ञातव्य है कि जैव संचयन रसायनों के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन का परिणाम होता है। तो रसायनों का अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन का परिणाम होता है। इसके अलावा प्रदूषकों का जीवों में प्रवेश जो होता है सांस के माध्यम से, जो प्रदूषक हैं, जो गंदे पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनका प्रवेश जीवधारियों में कैसे होता है, सांस से हो सकता है, भोजन से भी हो सकता है। भोजन, जैसे मछली जो है घास को खा रही है तो भोजन के द्वारा ही उसके अंदर प्रवेश हो रहा है, और पदार्थों के त्वचीय संपर्क से भी क्या होता है, वो उसके अंतर्गत अंदर पहुंच जाता है, तथा अन्य तरीकों द्वारा भी उसका प्रवेश होता है। जैव संचयन को अधोलिखित प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है: जीवधारी जैव संचयन और पोषण हस्तांतरण जैव संचयन तथा मृदा जैव संचयन। जैव संचयन को ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो बायो मैग्निफिकेशन को समझने के लिए एक बायो मैग्निफिकेशन, हमने बात किया कि जो मछली है वो क्या कर रही है, घास को खा रही है और डीडीटी उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। बस सीधी सी बात है, वो और बड़ी हो गई, और ज़्यादा घास खा रही है, और ज़्यादा उसके अंदर संग्रहित हो रहा है डीडीटी, और बड़ी हुई, और ज़्यादा घास खाएगी, और ज़्यादा डीडीटी उसके अंदर संग्रहित होगा। तो ये क्या हो गया, जैव संचयन हो गया। हम लोग बात करेंगे बायो मैग्निफिकेशन की, जैव आवर्धन की। तो इसमें क्या होगा, क्या है, मान लेते हैं ये गोला जो है एक मछली है, इसको क्या करते हैं, जैसे ये एक घास है, ये क्या है, ये मान लेते हैं एक घास है, इसको क्या करेगी मछली, क्या करेगी, खा लेगी। मान लेते हैं ये मछली है, इसने खा लिया। इसमें क्या हुआ, इस मछली ने जब इस घास को खाया तो इसमें मान लेते हैं 2 घास खाया, तो इसमें क्या हुआ कि 2 डीडीटी, इसमें मान लेते हैं एक घास में 1 डीडीटी क्या है, संग्रहित है। तो एक मछली ने 2 घास खाया तो 2 मछली के अंदर जो है 2 डीडीटी संग्रहित हो जाएगा। अब खाद्य श्रृंखला को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इस मछली को बड़ी मछली खाएगी। जब बड़ी मछली खाएगी तो एक मछली तो खाएगी नहीं, जब बड़ी मछली इसको खाएगी तो एक मछली से इसका पेट नहीं भरेगा। मान लेते हैं ये 2 मछलियाँ खा ली, बड़ी मछली जो खाएगी वो 2 मछली खाएगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 डीडीटी आएगा, 4 मात्रा में डीडीटी संग्रहित हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि एक मछली में 2 डीडीटी हैं तो 2 मछली में 4 डीडीटी, हम लोग उदाहरण लेकर चल रहे हैं, 2 डीडीटी होगा
एक मछली में 2 डीडीटी होगा, 2 डीडीटी होगा तो 2 मछली में 4 डीडीटी होंगे। तो ये 2 मछलियों का भक्षण करेगी बड़ी मछली, तो इसके अंदर 4 डीडीटी आ जाएंगे। क्या आएंगे? 4 डीडीटी आ जाएंगे। अब बड़ी मछलियों को कुछ खाएगा, बड़ी मछलियों को क्या, जैसे बत्तख वगैरह आके खाएंगे, तो क्या होगा कि ये एक मछली नहीं खाएंगे, एक बड़ी मछली को वो कम से कम बड़ी मछलियों को भी खाएंगे, छोटी मछलियों को भी खाएंगे। तो मान लेते हैं कि 2 छोटी मछलियों को खा लिए, एक बड़ी मछलियों को खा लिए, तो 4 4 8 डीडीटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डीडीटी इसके अंदर संग्रहित हो गया। तो यही जैव आवर्धन है। जो पोषण ये हैं, जो प्रदूषक पदार्थ हैं, प्रदूषक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम में प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के अगले चैन में, अगले श्रृंखला में, उसकी अगली श्रृंखला में, फिर उसकी अगली श्रृंखला में, इस तरह से श्रृंखला बढ़ती जाती है, श्रृंखला का क्रम बढ़ता जाता है, तो प्रदूषक पदार्थों का संचयन बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है? जैव आवर्धन होता है। जबकि हमने जैव संचयन में देखा था कि एक ही जीव वो खुद बड़ा हो रहा है, तो वो अधिक उपभोग कर रहा है, अधिक भोजन कर रहा है, तो उसके अंदर अधिक डीडीटी समाहित हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? पोषण स्तर पे देख रहे हैं, हम लोग खाद्य श्रृंखला के स्तर पे देख रहे हैं कि जो एक जीव है वो पोषण पदार्थ का संग्रहित अपने अंदर जो कर रहा है, अगले जीव में ढेर सारे जीव का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा। तो उन ढेर सारे जीवों में जो डीडीटी या जो प्रदूषक पदार्थ संचयित होगा, वो उसमें क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि ये जो घास है, घास को एक छोटी मछली खाएगी तो इसमें 2 डीडीटी संग्रहित हो जाएगा, और इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, तो बड़ी मछली एक मछली तो खाएगी नहीं, ढेर सारी मछलियाँ खाएंगी। तो जितनी मछलियाँ खाएंगी, प्रत्येक मछलियाँ में उतनी डीडीटी हैं, तो उतनी सारी डीडीटी बड़ी मछलियाँ में आ जाएंगी, तो बड़ी मछलियों में डीडीटी की मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं बात करें तो बड़ी मछलियों को खाने वाले जो जीव होंगे वो ढेर सारी बड़ी मछलियाँ भी खाएंगी और छोटी मछलियाँ भी खाएंगी, तो सभी मछलियों में डीडीटी है, तो वो सभी डीडीटी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर ढेर सारा डीडीटी, उनके अपेक्षाकृत अधिक डीडीटी या पोषक पदार्थ, वो जो प्रदूषक पदार्थ है, उनका प्रवाहित होगा। तो ये होता है जैव आवर्धन। तो अब समझ सकते हैं, अब समझ में आएगा जैव आवर्धन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो मैग्निफिकेशन होता है, जैव आवर्धन या जो होता है, अब जैव अनिम्नीकरण प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकीय तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित होते हैं। क्या होते हैं? स्थापित होते रहते हैं। हमने देखा कि उसमें से उसमें स्थापित हो रहे हैं, तो उसे जैव आवर्धन की संख्या से अभिहित किया जाता है, उसे जैव आवर्धन कहा जाता है। जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित हो जाते हैं। इसकी सांद्रता जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती है। हमने देखा कि इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती है। जो जैव आवर्धन है, जैव आवर्धन में प्रदूषकों की सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती है, क्योंकि पहले पोषण स्तर पर, प्रथम पोषण स्तर पर हमने देखा कि घास को मछली खा रही है तो मछली में कम डीडीटी है, और अगर दूसरे पोषण स्तर पे जाए तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों के खा रही हैं, तो ढेर सारी मछलियाँ खा रही हैं, तो उसमें अधिक डीडीटी संग्रहित हो रहा है। उसी प्रकार हमने देखा कि अब अगले पोषण स्तर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी मछलियों को जो सारस और गिद्ध वगैरह खा रहे हैं, तो वो ढेर सारी बड़ी मछलियों का भक्षण कर रहे हैं, तो उनके अंदर ढेर सारे डीडीटी का संग्रहित हो रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर में जो प्रदूषक पदार्थ है उनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं, वहीं पर संचित हो जाते हैं।
इसकी सांद्रता जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है। ये हमें समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये कहना चाहता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर इसकी जो किसकी सांद्रता जो क्या है, जो प्रदूषक पदार्थ हैं जैसे DDT है, BHC है, 2,4-D है, पारा है, तो ये जो है जैसे हम लोग DDT का ही उदाहरण लेकर चल रहे हैं, तो इसकी सांद्रता जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगला पोषण जो स्तर है वो पिछले पोषण स्तर का भक्षण अधिक मात्रा में करेगा। तो इसकी मात्रा जो है, इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में, जो उच्च उपभोक्ता होगा, उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। उच्च उपभोक्ता में क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। हमने देखा कि सबसे अधिक जो बड़ी बड़ी मछलियों को खाएगा उसमें हो जाएगा। और हम लोग बात कर लें अगर कि जैसे बत्तख वगैरह को अगर मनुष्य मार के खा जाता है तो 2, 4, 10, 50 बत्तख खाएगा। जैसे 2 बत्तख भी खाएगा, 1 बत्तख भी खाएगा, तो उस बत्तख में घास से अधिक DDT है। जितना घास में था या जितने छोटी मछली में था या जितनी बड़ी मछली में था उससे अधिक बत्तख में है। तो मनुष्य 2 भी बत्तख खा लेगा तो भी उसमें उन सभी जीवधारियों की अपेक्षा मनुष्य में अधिक प्रदूषक की जो संचयन है, एकत्रीकरण है, वो हो जाएगा। तो जो उच्च मांसाहारी होगा, जो लास्ट में होगा, उसमें प्रदूषकों की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, प्रदूषकों की सांद्रता जो है वो अधिकतम हो जाएगी। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, वो वसा में घुलनशील होते हैं। अतः ये मनुष्यों व जंतुओं के वसोक्त में संचित हो जाते हैं। अगर जल में घुलनशील होते, कीटनाशक पदार्थ जो हैं अगर जल में घुलनशील होते तो क्या होता कि मल मूत्र की सहायता से, जैसे हम लोग यूरिन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से कीटनाशक पदार्थ बाहर आ जाते हैं। लेकिन जल में घुलनशील नहीं है, ये जल में नहीं घुल पाते, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो जंतुओं में वसा जहाँ पर होता होगा वो वहाँ पर जाके घुलते हैं, तो वहाँ से तो बाहर आएंगे नहीं, इसलिए वो वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। अतः ये मनुष्यों व जंतुओं के वसोक्त मतलब कि ऐसे टिश्यूज़, ऐसे ऊतक जहाँ पे वसा होते हैं, जहाँ पे वसा होता है, जहाँ पे फैट होता है, वहाँ पे जाके एकत्रित होते हैं, क्योंकि वो वहीं पे घुलनशील होते हैं, वसा में ही घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील होते तो यूरिन के साथ या मलमूत्रों के साथ या जो हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उसके तहत वो बाहर आ जाते हैं। क्योंकि ये वसा में घुलनशील हैं, इसलिए शरीर में वसा वाले टिश्यूज़ के पास चले जाते हैं, वहाँ पे घुल जाते हैं, वहाँ पे घुलनशील होते हैं, तो वहाँ में घुलेंगे। तो जो वहाँ पे घुलेंगे तो वहाँ से ये बाहर तो आएंगे नहीं, तो जब ये बाहर नहीं आएंगे तो वहीं पे संचित होने लगते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं, इससे कैंसर तक हो जाता है। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, BHC, 2,4-D एवं मैलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र का गति विज्ञान। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।